एलआईसी के परिचय की किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि आमतौर पर इतिहास यही कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस खरीदना हो, जनरल या लाइफ इंश्योरेंस भी किसी भी कंपनी का खरीदना हो, तब भी आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि एलआईसी लेनी है। मतलब ये नहीं कहते कि इंश्योरेंस प्लान लेना है, एलआईसी लेनी है। ये है एलआईसी की एक्सेप्टेंस और एलआईसी को जानने पहचानने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों लोग। एलआईसी 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के कारोबार का कंसोलिडेशन हो चुका है, लेकिन एलआईसी आज भी 2000 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस और 1380 से ज़्यादा सैटेलाइट ऑफिस के साथ कामकाज कर रही है। ज़बरदस्त प्रेजेंस है, ज़बरदस्त नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, और यही वजह कि सरकार की ये कंपनी एक बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में। आइए बात करते हैं एलआईसी के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश गुप्ता साहब से। कोटा से मुकेश गुप्ता साहब ने 1984 में उन्होंने एलआईसी ज्वाइन किया था, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशन है गुप्ता साहब की। बीएससी किया उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेज में एमबीए किया, यानी कि दोनों तरह का अनुभव ज़बरदस्त है, एक तरफ साइंस का भी और दूसरी तरफ एचआर का भी। लेकिन इसके साथ आईआईएम अहमदाबाद, आईएसबी हैदराबाद, यहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग ली है। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में 36 साल का लंबा अनुभव रखते हैं। किताबें पढ़ने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, और साथ ही म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। इस पूरी 2020 की यात्रा में जहां बाजार ऊपर नीचे भी हुए, ऊपर भी हुए, सबसे ज़्यादा अगर शायद किसी एक इंस्टीट्यूशन ने पैसा कमाया तो वो शायद एलआईसी है। आपके नेतृत्व में, चूंकि आप एलआईसी के इन्वेस्टमेंट्स का हैंडल करते हैं, आपकी निगरानी में ये सब होता है। सर, सबसे पहले तो ये अंदाज़ा दें कि इस साल एलआईसी ने कितना प्रॉफिट बुक किया है मार्केट में। नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपके परिचय के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। एलआईसी ने इस वर्ष, जैसा आपको मालूम है, एलआईसी हमेशा कॉन्टिन्यूअल इन्वेस्टर रही है और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि हमारे फंड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो हम जहां पे इन्वेस्टमेंट में वैल्यू लॉन्ग टर्म की होती है वहीं इन्वेस्ट करते हैं। इस वर्ष हमने अच्छा निवेश किया है, अच्छे अवसर हमें मिले हैं, और निवेश में जहां हम नया पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ आई है निवेश में, इक्विटी पोर्टफोलियो में, वहीं इस वर्ष हमने रिकॉर्ड प्रॉफिट अभी तक बुक किया है। 29,000 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है एलआईसी के इतिहास में। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष अगर अवसर मिलते रहे तो और भी नए रिकॉर्ड हम मुनाफे में बनाएंगे। लेकिन साथ ही हम लगातार जब भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, इक्विटी पोर्टफोलियो। ओके सर, 29,000 करोड़ का प्रॉफिट, इतना तो लोगों का पोर्टफोलियो साइज नहीं होता, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और फंड का साइज नहीं होता जो आपने इसी साल में बुक किया। इसकी वजह क्या है? क्या नीचे में आपने अच्छे इन्वेस्टमेंट किए इसलिए प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, या बाजार पर थोड़ा सा आपका व्यू अब ये कि बहुत बढ़ गया है, थोड़ा गिर सकता है, उस लिहाज से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? अनिल जी, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो है, हमारी रिसर्च टीम है, हम वैल्यूएशन देखते हैं और अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो भी अवसर हमें मिले उसमें जहां लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक किया जा सकता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, और फिर पुनः उसका निवेश जहां पे अच्छे अवसर हमें नजर आते हैं। तो यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट और वापस प्रॉफिट बुकिंग दोनों सतत साथ साथ चलते रहते हैं। और इसमें हमारी रिसर्च टीम है, उसका हमेशा रिसर्च के बेस पे हम ये कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, तो जाहिर सी बात है कि 29,000 का करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, तो बेचा तो स्टॉक उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो बचे हुए समय में अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? कितना इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में फिर से करना चाहते हैं, कितना डेट में, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी सर? अनिल जी, अभी तक निगम ने लगभग 3,58,000 करोड़ का टोटल निवेश किया है। उसमें से लगभग 63,000 करोड़ का निवेश हम इक्विटीज में किया है हमने। और भविष्य में मुझे लगता है कि बचे हुए दिनों में हम लगभग 1,50,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ तक का टोटल निवेश और करेंगे, जिसमें से आमतौर पर हमारा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट 15 से 20% का रहता है। लेकिन ये सब मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जैसे अवसर हमें प्राप्त होंगे, जैसी अपॉर्चुनिटीज होगी उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पर हमें उम्मीद है कि हम टोटल निवेश इस वर्ष में 5 लाख करोड़ से अधिक का कर सकेंगे, जो पिछले वर्ष पर लगभग 14 से 15% की ग्रोथ होगी।
ठीक बात है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी रहने वाली है। अच्छा सर, एक और चीज़, चूंकि पूरे देश को, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इंतज़ार है एलआईसी के आईपीओ का, सरकार की तैयारी भी है, आपकी भी तैयारी है। बताएं सर, ये तैयारियां कहाँ तक पहुंची? हम कुछ कुछ विज्ञापन भी देख रहे हैं, एक्चुअल फर्म्स को इससे जुड़े हुए विज्ञापन अब अखबारों में आने लगे हैं। कितना काम हो गया, कहाँ तक पहुंचे हैं सर? कब तक आईपीओ आने की उम्मीद रखें? अनिल जी, जो डिसइन्वेस्टमेंट की आईपीओ की प्रक्रिया है उसका देखरेख वित्त मंत्रालय का दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के अंतर्गत हो रहा है। हाँ, जैसा आपने कहा कि कुछ विज्ञापन आए हैं, कुछ आरएफपी फ्लोट किए हैं, कुछ दीपम ने किए हैं, कुछ एलआईसी ने किए हैं, और अभी प्रक्रिया चल रही है एक्चुरियल फर्म्स के लिए, और एक एक्चुरियल सॉफ्टवेयर जो इंडियन एम्बेडेड वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए आरएफपी हमने किया है। प्रक्रिया जारी है, वर्क अंडर प्रोसेस है, और सही गति से चल रहा है ऐसा हमें लगता है। बाकी टाइमलाइंस और अन्य चीजें दीपम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां से निर्णय किया जाएगा। परफेक्ट। गुप्ता साहब, एक और चीज़ जो पूछना चाहता हूँ, जब एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक का एक्विजिशन किया तो बड़े लोगों को चिंताएं थी कि ये क्या हो गया, एलआईसी क्यों ले रही, क्या है, लेकिन आपने इस बैंक को पूरी तरह से टर्न अराउंड किया है, मुनाफे में आ गया। अब संभावना ये भी बताई जा रही कि पीसीए से बाहर निकलने वाला है, और साथ ही आपकी जो स्टेक है उसको लेकर क्या इरादा है? एलआईसी अपनी स्टेक कब घटाएगी, कब बेचेगी आईडीबीआई बैंक में, और कब तक आईडीबीआई बैंक पीसीए से बाहर हो जाएगा? और आईडीबीआई बैंक को लेकर आपके प्लान्स, डायरेक्शन, स्ट्रेटजी क्या है सर? जैसा मैंने बताया अनिल जी कि हम तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आईडीबीआई बैंक में निवेश भी उसी दृष्टि से किया गया था। हाँ, मैं खुशी है कि पिछली 3 तिमाही में आईडीबीआई बैंक ने प्रॉफिट शो किया है, और एनपीएस में भी, नेट एनपीएस में अच्छा रिडक्शन किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि बैंक के प्रयास हैं और आरबीआई के निर्णय जल्दी आएगा कि पीसीए से बाहर निकले और इसमें और फर्दर वैल्यू क्रिएशन हो। जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया है, और जो रेगुलेटर्स के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जब भी हम इसमें अपने बीमा धारकों के लिए वैल्यू क्रिएशन देखेंगे और उचित अवसर आएगा, उस समय पे हम इस पर विचार करेंगे कि इसमें से निवेश कब करना है। फिलहाल हम इसमें बने रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से टर्न अराउंड हुआ है, आगे और अच्छा इसमें ग्रोथ आने वाली है। और जैसा आपको मालूम है कि उन्होंने अभी कैपिटल के लिए भी जो क्यूआईपी किया था वो सफल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही ये पीसीए से बाहर आने का रास्ता इनका क्लियर होगा। ठीक बात है। गुप्ता साहब, एक और चीज़, चूंकि इस कोरोना काल में थोड़ा नया बिजनेस आने में दिक्कतें तो रही होंगी, और एलआईसी का तो ज़्यादा इरादा है कि आप एजेंट्स के माध्यम से बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो किस तरह का असर प्रीमियम पर पड़ा है, और क्या वापस से पुराने तरह वाले बिजनेसेस अब लौट आए हैं, या अभी भी थोड़ा वक्त है? इसके बारे में एक अपडेट दें सर। जब शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ अनिल जी, मार्च के अंत में, तो पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में बिजनेस पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ था। हमारा नव व्यवसाय का प्रीमियम माइनस में था, ग्रोथ कम थी, और बेसिकली जैसा आपने कहा कि हम अभिकर्ताओं के द्वारा बिजनेस, हमारा लगभग 90% बिजनेस अभिकर्ताओं के द्वारा होता है, तो अभिकर्ताओं का मूवमेंट, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया था, जो अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना होता है। तो उसका असर तो हुआ, लेकिन जब से अनलॉक होना शुरू हुआ, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, जुलाई से व्यवसाय में अच्छी प्रगति है, और दूसरी तिमाही में हमने इंडिविजुअल फर्स्ट न्यू बिजनेस में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी। 30 नवंबर को हमारा ओवरऑल प्रीमियम में लगभग 3% नेगेटिव ग्रोथ है, जो शुरू में लगभग 24% थी, और इंडिविजुअल इंश्योरेंस में हम पॉजिटिव ग्रोथ पे आ गए हैं। 5% के करीब हमारी वृद्धि दर है उसमें, प्रथम प्रीमियम आय में। नंबर्स में निश्चित रूप से अभी क्योंकि गतिविधियां कम है, लेकिन इस कोरोना ने हमें एक अवसर दिया। एक तो लोगों को, नागरिकों को, देश के लोगों को लगा कि जीवन बीमा आवश्यक है, क्योंकि जीवन की अनिश्चितता है, तो जीवन बीमा भी रोटी कपड़ा और मकान के बाद एक आवश्यक बेसिक नीड है, और उसके कारण डिमांड बढ़ी है। और साथ ही क्योंकि कोरोना ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए, तो हमारे कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया, और हमने अभी पिछले माह ही एक नया डिजिटल मॉड्यूल जो है अभिकर्ताओं के लिए निकाला है, जिसका नाम है आनंदा, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, जिसके द्वारा
ग्राहक पूरी प्रक्रिया बीमा खरीदने से लेकर पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने तक ऑनलाइन बिना पेपर के, पेपरलेस, ई सिग्नेचर और उसके द्वारा कर सकता है और उसमें हमें अच्छी सफलता मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि उससे बीमा के व्यवसाय में आने वाले समय में और प्रगति होगी और हमारा नया व्यवसाय अच्छी ग्रोथ के साथ, जब हम इस वित्त वर्ष को क्लोज करेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ के साथ क्लोज करेंगे। जी जी, गुप्ता साहब, इस साल काफ़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिन्होंने अपने टर्म प्लान के दरें बढ़ाई हैं, प्रीमियम बढ़ाई हैं। एलआईसी ने ऐसा नहीं किया है और आमतौर पर जनवरी में जब अब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होंगे तो क्या हम ये मान कर चलें कि टर्म इंश्योरेंस महंगा होने वाला है? आप भी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाएंगे टर्म इंश्योरेंस पर सर? अनिल जी, आपने सही कहा कि हमने ये जो टेक टर्म प्लान पिछले साल सितंबर में लॉन्च किए थे, जीवन अमर और टेक टर्म, उसमें इस वर्ष जब सभी अन्य बीमा कंपनियों ने अपने टर्म इंश्योरेंस टर्म प्लान की प्रीमियम दरें बढ़ाई, हमने उस समय उनको अपरिवर्तित रखा और आज की तारीख में हमारा टेक टर्म, मैं समझता हूं कि बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उपलब्ध है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे लोगों को टर्म इंश्योरेंस प्लान मिल रहा है। और अभी तक हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम प्रीमियम की दरें बढ़ाएंगे, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि प्रीमियम की दरें मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस पे और मोर्टेलिटी रेट पे निर्भर करेगा, पर अभी तक री इंश्योरर से हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। ठीक बात है सर। गुप्ता साहब, जाने से पहले एक आखिरी सवाल फिर से, चूंकि आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, आप हेड करते हैं पूरे इस इन्वेस्टमेंट के इतने बड़े पोर्टफोलियो को और एलआईसी बड़ा प्लेयर है मार्केट में, मैं ये जानना चाहता हूँ कितना कैश आपके पोर्टफोलियो पर अभी है, अगर आप बता सकें, और कब आप निवेश करने के बारे में सोचें, क्योंकि सबको ये लगता है कि अगर जिस एक बड़े करेक्शन का काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार है वो आया तो एलआईसी है ना पैसा डालने के लिए, एलआईसी तैयार है, पैसा भी बहुत है और आप गिरते हुए बाजार में डालते भी हैं, तो इसके बारे में जानकारी दें सर। अनिल जी, देखिए, ये निर्भर करता है हमारे कैश फ्लो पर कि जिस तरह की हम अपने पास कैश कुछ नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं निवेशित रहते हैं और ये निर्भर करता है आने वाले दिनों में कैसा कैश फ्लो रहता है। कैश फ्लो पे के अनुरूप जितना उपलब्ध होगा वो हमें निवेश करना ही है, क्योंकि हमारा हमेशा निवेश की पॉलिसी है कि हम अपने पॉलिसी धारकों को बेहतर और सुरक्षित रिटर्न उनको प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हम उपलब्धता के अनुरूप निवेश के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और मैं इस अवसर पर अनिल जी आपको धन्यवाद देने के साथ साथ हमारे सब पॉलिसी धारकों, हमारे कर्मचारियों और अभिकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस डिफिकल्ट समय में, कोरोना काल में भी उन्होंने न्यू नॉर्मल में भी बिल्कुल नॉर्मल की तरह अपना योगदान दिया है और हम पर विश्वास बनाए रखा है।